हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन व्लॉग। एक्चुअली आज हम लोगों ने एक जूम मीटिंग करा था मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। उनको केस डिस्कशन करना था इसके ऊपर। तो जूम मीटिंग के बाद में संडे था तो मैंने बहुत से लोगों को, जूम मीटिंग में रिस्ट्रिक्शन होता है 100 पार्टिसिपेंट का ही, तो इसलिए फिर ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ ताकि बाकी लोग जो नहीं देख पाएँ वो लोग भी इसको देख लेंगे। इसके अंदर हम लोग केस डिस्कशन करेंगे कार्डियक फेलियर के ऊपर। जो केस होता है ये फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट का जो वाइवा होता है उस उनको मेडिसिन के अंदर एक लॉन्ग केस आता है और ये कई तरह से आ सकता है। जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसमें पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं उसी सिम्टम्स के बेसिस पे ये दो केसेस आ सकता है। जैसे पेशेंट को हेपेटोस्प्लीनोमेगेली भी होता है तो उसमें भी केस आ सकता है। पेशेंट को ब्रीदलेसनेस होता है उसमें भी केस आ सकता है। तो आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए इसका। और इसको हम लोग इतना ईजी और सिंपल वे में समझेंगे कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो आप कभी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कार्डियक फेलियर के पेशेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए, मैनेजमेंट एक्चुअली कैसा होता है, या डायग्नोस करना भी एक इंपॉर्टेंट जो होता है वो चीज़ होती है। एनीवेज मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रोहित मिश्रा और मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, उसके अंदर मेरे फॉलोअर्स हैं और फॉलोअर्स में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी। और वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक वीडियो हम लोगों के लिए भी बनाओ जिसके के अंदर आप डिस्क्राइब कर रहे हो केसेस को। तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाय द वे मैं जो भी सर्जरी करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैं प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी या रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी, बर्न सर्जरी वो कैसे करता हूँ आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, कार्डियक फेलियर। तो आप हार्ट जो होता है वो आपके यहाँ पर चेस्ट के अंदर इस जगह सेंटर में होता है। अभी ये क्या करता है, हार्ट की ये जो ब्लड होता है आपको बॉडी के अंदर उसको पंप करता है। पंप कैसे करता है, जैसे कि ये हार्ट ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो जब ऐसे दबता है ये, तो ये जो पाइप्स जा रहे हैं इन पाइप्स में ये ब्लड को आगे पुल करता है। तो जो ये देखिए एक पाइप हाथ में जा रहा है तो आपको यहाँ पे पल्स फील होती है, ठीक है। ये दूसरे हाथ में एक पाइप जा रहा है, फिर एक पाइप एब्डोमिनल में जा रहा है, इसको एब्डोमिनल अरोटा बोलते हैं, फिर नीचे लोअर लिम्ब में जा रहा है, ऊपर ब्रेन के अंदर भी जा रहे हैं। तो इस तरह से हर ऑर्गन के अंदर हार्ट जब ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ये आगे ब्लड को पुश करता है और जो ब्लड होता है वो हर जगह फ्लो करता है। अब आप बोलेंगे कि यार ब्लड आगे पुश कर दिया है फिर ब्लड वापस कैसे आता है। तो आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को आगे पंप करती हैं और वेन्स होती हैं, वेन्स जो ब्लू कलर की होती है वो वापस से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के अंदर लेके आती हैं, राइट। तो आर्टरीज के अंदर हार्ट ब्लड का फ्लो सेंटर टू पेरीफेरी होता है और वेन्स के अंदर पेरीफेरी टू सेंटर होता है। वापस से ब्लड को रिटर्न करके हार्ट में लेके आती है। फिर हार्ट जो होता है उसको वापस ब्लड को कलेक्ट करता है, उस तरह से पंप करता है। तो कुछ एक मिनट में नॉर्मली अपना हार्ट जो होता है वो 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड एक मिनट में बॉडी में पंप कर देता है और इतना ही ब्लड वापस से आ जाता है। तो ये बैलेंस जो होता है पंप करने का और रिसीव करने का मेंटेन रहता है, राइट। अब कैसा होता है कि अगर हार्ट फेलियर, क्या होता है फेलियर मतलब हार्ट ऐसा नहीं होता फेलियर मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, उसको तो हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, उसमें पेशेंट मर जाता है, राइट। फेलियर मतलब होता है कि हार्ट ने जो पंपिंग कैपेसिटी है उसकी इस तरह से पंप करने की वो कम हो गई है, राइट। अब वो कितनी कम हो गई उसके हिसाब से हम लोग हार्ट फेलियर को ग्रेड करने, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 या 4 है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। और वो जो ग्रेड करना होता है वही बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप पेशेंट को जस्ट कुछ पेशेंट से क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप ग्रेड कर लेंगे भाई इसको कौन से कैटेगरी का हार्ट फेलियर है। कैसे मतलब, जिस सब सपोज हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है एक मिनट में, अब अगर वो 3 लीटर ही पंप करेगा तो कैटेगरी 1 होगा, अगर वो 2 लीटर ही करेगा कैटेगरी 2 होगा। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे डायग्नोस में ऐसे कैटेगराइज नहीं करते हम लोग, लेकिन बता रहा हूँ। तो वो कितना ज़्यादा कम पंप करेगा तो वो ज़्यादा बड़ी कैटेगरी में पहुंच जाएगा हार्ट फेलियर की, और फिर ट्रीटमेंट जो होगा उतना ही ज़्यादा हमको उसको एक्सटेंसिव या आईसीयू में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एनीवेज, तो ये तो पिक्चर से आपको समझ में आ गया है कि हार्ट जो होता है वो हर बॉडी ऑर्गन में ऊपर से नीचे तक, ब्रेन से लेके नीचे तक हर जगह ब्लड को पंप करता है। तो जब ये फेल होगा या हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो सिम्टम्स जो होंगे वो ऊपर सर से लेके नीचे हर ऑर्गन्स के अंदर आएंगे। ये आप चीज़ ध्यान रखिए, दिमाग में इतना बिठा लेंगे बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हार्ट को थोड़ा क्लोज से देखते हैं। तो ये जो लाल रंग के पाइप्स हैं, ये पाइप्स जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। ये क्या करती है, हार्ट जैसे ही सिकुड़ता है इस तरह से तो ब्लड यहाँ से निकलता है और पंप होता है यहाँ पे। तो ये जा रही है हाथ को, हाथ में जा रही है दोनों पाइप। फिर ये जो पाइप है लाल रंग के ऊपर ये ब्रेन में जा रहे हैं गले से होकर। फिर ये नीचे की साइड में एब्डोमिनल अरोटा से जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये लीवर होता है, यहाँ लीवर में भी ब्लड जा रहा है, राइट। फिर नीचे किडनीज में ब्लड जाएगा, फिर नीचे पाँव में ब्लड जाएगा। और ये जो ब्लू कलर के पाइप हैं, ये जो ब्लू पाइप होते हैं ये ब्लड को वापस से ऊपर लेके आते हैं इस तरह से और हार्ट में लाके छोड़ देते हैं। ऐसे ऊपर से जो ब्लू पाइप्स आ रहे हैं, जैसे ये जुगुलर वेन्स है, ये वाली, ये सप्लीवन वेन्स है, ये सब वेन ब्लड को कलेक्ट करते हैं और फिर ये हार्ट में लाके डाल देते हैं, वापस से पंप करता है। तो मतलब ये एक मोटर पानी के पंप जैसा ही काम करता है, मतलब ब्लड को आगे फेंकता है और पीछे इसको ब्लड की सप्लाई कंटिन्यूसली होती रहती है, राइट। तो
ये पिक्चर आप ध्यान रखना, ब्लू कलर की होती हैं वेन्स और रेड कलर की आर्टरीज होती हैं। नेक्स्ट पिक्चर पर मूव करते हैं, कैटेगरी कैसे डिफाइन करनी है। तो कुछ नहीं करना है, कैटेगरी एक एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई कौन सी कैटेगरी का हार्ट फेलियर है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि कैटेगरी डिवाइड करने का क्लासिफिकेशन क्या है। तो वो है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन, मतलब न्यूयॉर्क के अंदर जो हार्ट एसोसिएशन है उन्होंने 4 कैटेगरी डिवाइड करी, और वो कैटेगरी डिवाइस उस बेसिस पे करी कि पेशेंट को सिम्टम्स कितने कितने आते हैं। 1 2 3 4, आप लोगों ने बहुत से मेडिकल स्टूडेंट तो सुना ही होगा वर्ड माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सीवियर मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन, माइल्ड मतलब एकदम कम ख़राब कंडीशन, और मॉडरेट मतलब बीच वाली, मतलब एकदम खतरे वाली भी नहीं और एकदम कम वाली भी नहीं। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और नो रेस्ट्रिक्शन मतलब कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 2 3 4 में इस तरह से डिवाइड करा है। अब जो भी हार्ट फेलियर का पेशेंट है उससे हम लोग पूछेंगे कि भाई उसको हम लोग डायग्नोस कर लिया कि इसको सिम्टम्स आ रहे हैं हार्ट फेलियर के। वो सिम्टम्स क्या है वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ, बट आपने उसके सिम्टम्स नोट करे तो आपने देखा कि यार ये बंदा जो है जिसको कि हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, ये बंदा अपने डेली रूटीन के जो काम होते हैं जैसे कि वॉशरूम जाना है या ऑफिस जाना है या कुछ काम करना है या घर में खाना बनाना है फीमेल्स वगैरह को, तो उसके अंदर इसको कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से कर रहा है। लेकिन जब ये जॉगिंग करता है, जिम करता है, तो इसका या कुछ भी भारी सामान उठाता है, पानी की बाल्टी उठा रहा है, तो उस टाइम पे इसकी सांस फूल रही है, ये छत पे सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहा है, राइट। सीढ़ी चढ़ता है तो सीढ़ी चढ़ पा रहा है लेकिन बहुत सांस फूल जाती है, तो उसमें क्या है उसको हम लोग डालेंगे कैटेगरी 1 के अंदर। मतलब उसका डेली रूटीन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है काम करने में, लेकिन जब वो स्टर्नस काम करता है मतलब कि फिजिकल जिसको बोलते हैं वजन वाला काम या मेहनत वाला काम करता है तो रेस्ट्रिक्शन होता है। तो नो रेस्ट्रिक्शन इन रूटीन एक्टिविटी कैटेगरी 1। अब रूटीन एक्टिविटी में माइल्ड रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कि भाई पेशेंट अपना नॉर्मल काम कर रहा है लेकिन उसमें भी उसको थोड़ा हल्का फुल्का सांस फूल जाता है रूटीन काम के अंदर, भागने दौड़ने में नहीं, रूटीन काम के अंदर, तो उसको माइल्ड में डालेंगे। अब वो जो रूटीन वर्क है उसमें मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, मतलब कि आपको पेशेंट को बोलना है, सब पेशेंट उठता है, पेशेंट बेड से उठता है, अपना काम करता है, ब्रश कर रहा है, अपने कपड़े प्रेस कर रहा है, अपना खाना बना रहा है, लेकिन उसको बहुत सांस फूल जाती है वो सब काम करने में, तो उसको हम लोग कैटेगरी 3 में डालेंगे, मतलब मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन है। और सीवियर मतलब पेशेंट बेड से उठ ही नहीं पा रहा है, जैसे बेड से उठता है तो उसकी सांस फूल जाती है, पूरी बदन के अंदर बोलते हैं शक्ति नहीं है, बेड पे चिपका रहता है पेशेंट, तो वो बेड पे जो चिपके रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सीवियर कैटेगरी, मतलब कैटेगरी 4, मतलब कि रेस्ट के टाइम पे भी उन लोगों को सांस फूलती है, दम लगता है, तो वो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की कैटेगरी 4 में आता है। तो ये कैटेगरी 4 आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ईजी है यार, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको पहले वाले फोटो में बताया था कि आप हार्ट को देखो, आप कहाँ कहाँ पे ब्लड पंप करता है तो आपको सिम्टम्स बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो हार्ट हर जगह पंप करता है तो हर जगह पे सिम्टम्स आएंगे, तो याद रखने के लिए आप ध्यान रखना ब्रेन से लेके नीचे तक सारे पार्ट में सिम्टम्स आएंगे। ब्रेन के अंदर भी सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम जाएगा तो पेशेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन सा बना रहेगा, थोड़ा कॉन्शियसनेस उसकी लो हो जाएगी, कई बार उसको सिनकोप मतलब चक्कर सा आने लगता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, तो ब्रेन के अंदर ही सिम्टम्स आते हैं। गले के अंदर क्या होता है, गले के अंदर खून तो कम जा रहा है लेकिन जो खून को वापस लाने वाली नलियां हैं, मतलब कि अब हार्ट अगर पंप नहीं करेगा ब्लड आगे तो पीछे की साइड से जो ब्लड आ रहा है वो क्या होगा, पीछे की साइड में ही बढ़ जाएगा। तो क्या होता है ये देखिए, आप हार्ट जो होता है वो उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है, ब्लड तो उतना ही है लेकिन आगे पंप नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड भरेगा कहाँ पे, पीछे की साइड में, मतलब वेन्स के अंदर। तो वेन्स जो होगी वो मोटी मोटी फूल जाएंगी, उनके अंदर ब्लड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो गले की वेन्स होती है ना, ये दिख रही है आपको नीली नीली, ये आपको आगे फोटो में दिखाऊंगा, ये फूल जाती है, सूज जाती है, हार्ट फेलियर के पेशेंट में काफ़ी सूजी हुई दिखाई पड़ती है। तो नेक के अंदर नेक वेन डिस्टेंडेड होगी, नेक के अंदर जो वेन्स होती है वो डिस्टेंडेड मतलब बड़ी दिखाई पड़ेगी आपको। फिर लंग्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। लंग्स के अंदर से पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि ब्लड पूरा नहीं पंप हो पा रहा है, कम ब्लड पंप हो रहा है हार्ट की तरफ से, तो क्या होता है, और ऑलरेडी जो उनकी वेन्स होती है उसके अंदर बहुत सारा ब्लड बढ़ जाता है तो ब्लड का मूवमेंट कम हो जाता है, तो लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाता है। ऑक्सीजनेशन का काम लंग्स करते हैं, मतलब लंग्स आप सांस लेते हो तो सांस को प्यूरीफाई करते हैं, उसको ऑक्सीजन मिक्स करते हैं उसमें वापस से भेजते हैं, तो वो सब काम लंग्स कम करेगा, तो क्या होगा, पेशेंट की सांस भरेगी, राइट। उसको बैठे बैठे डिस्निया मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, हमेशा ऐसा लगेगा कि हाँ सांस ले रहे हैं लेकिन फिर भी बेचैनी जैसी बनी रहती है, ऐसे कुछ सिम्टम्स होंगे, इसको लंग्स के अंदर सिम्टम्स होंगे। फिर नीचे आओगे आप पेट के अंदर, तो पेट के अंदर क्या होता है, लीवर स्प्लीन होता है, वो दोनों सूज के बड़े हो जाएंगे। वो क्यों बड़े होंगे, क्योंकि लीवर स्प्लीन के अंदर जो वेन्स होगी वो डिस्टेंड हो जाएगी, सूज जाएंगी, तो वो लीवर का साइज़ बढ़ा देंगे। अब आप बोलेंगे लीवर के अंदर तो ब्लड कम जा रहा है तो लीवर में सूजन क्यों हो रही है, तो भाई लीवर के अंदर 75% फ्लो तो पोर्टल वेन से होता है,
25% ही आर्टेरियल फ्लो होता है। आप देखना बुक के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो लीवर स्पिन जो होते हैं सूज जाएंगे। ऐसे पेशेंट्स के अंदर ना लीवर बढ़ जाता है, स्पिन भी बढ़ जाती है। तो ये आपको बढ़ा हुआ लीवर स्पिन का केस भी आ सकता है, ध्यान रखो। इंटेस्टाइन में भी वीनस कंजेशन हो जाएगा, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर भी वेन्स जो होगी वो उनमें ब्लड बढ़ जाएगा, आर्टेरियल फ्लो कम जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होगी जो आप खाना खाते हो उसके पाचन को कम हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट पे इंडाइजेशन होता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी आ जाते हैं। लोअर लिम्ब के अंदर, पाँव के अंदर क्या होगा, पाँव के अंदर सूजन आ जाती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। आप पाँव उनका दबा के देखना, ऐसे उंगली दबा तो उनको एडेमा होगा, और जब आप उनकी पाँव में ऐसे उंगली से दबाएंगे तो वहाँ पे आपकी उंगली का निशान बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पिटिंग एडेमा। पिट करने पर एडेमा का साइन बन जाना। तो पिटिंग एडेमा, आप उंगली ऐसे पाँव दबाना उनका ऐसे, तो आपको वहाँ पर उंगली का साइन ऐसा उंगली दबी निशान बन जाएगा, फिर वो वापस ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स के अंदर पाँव में सूजन आ जाती है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब, जो मेन सिम्टम इनको देख लेते हैं, बट याद रखने के लिए रखना, सर से लेके पाँव तक सारी जगह सिम्टम्स आते हैं हार्ट फेलियर के। अगर आप देखोगे जो कार्डिक आउटपुट, मतलब हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो किस ऑर्गन में कितना कितना जाता है, तो ब्रेन के अंदर 15%, जितना सपोज हार्ट ने 5 लीटर ब्लड निकाला 1 मिनट में, तो उसका 15% जो ब्लड होगा वो ब्रेन में जाएगा। तो ब्रेन के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं, राइट। स्किन के अंदर सिर्फ 5% जाता है। हार्ट खुद भी तो कुछ ब्लड लेगा, उसके अंदर जो आर्टरीज होती है उनको सप्लाई कर, उसकी मसल्स को सप्लाई करनी, तो वो सिर्फ 5% ब्लड लेता है। मसल्स के अंदर 20% ब्लड जाता है। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स के अंदर थकावट बहुत कॉमन सिम्टम होता है। वो लोग कुछ भी ज़्यादा ऐसा जो फिजिकल वर्क होता है ना हैवी वाला, वो लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स में प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं होता, खून ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता ही नहीं है। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट, 20% ब्लड लेती है। अब किडनी में क्या होता है, किडनी के अंदर जब ब्लड नहीं पहुंचता है या कम ब्लड पहुंचता है इस लाल रंग की आर्टरीज से, तो किडनी के अंदर एक सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन, वो एक्टिवेट हो जाता है। और वो एक्टिवेट होने से क्या होता है कि उस किडनी को क्या लगता है कि ब्लड कम आ रहा है, मतलब कि बॉडी में डेफिनेटली खून की कमी या फ्लूइड की कमी हो गई। तो किडनी क्या करती है, ऑटोमेटिकली फ्लूइड को कंजर्व करना स्टार्ट कर देती है। उसके अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, किडनी पानी को एब्जॉर्ब करती है और उसकी वजह से, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होने की वजह से सूजन आ जाती है। इसीलिए हम लोग इन पेशेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट में ना ACE इनिबिटर्स देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, वो देते हैं ट्रीटमेंट में। रीज़न यही है कि किडनी के अंदर वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, उस एंजाइम को फिर हमको ब्लॉक करना होता है। और किडनी क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन करना चालू कर देती है, किडनी को लगता है कि भाई ब्लड नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि बॉडी में वाटर कम हो गया है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करो। तो पेशेंट की बॉडी में वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी भर जाता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग डायूरेटिक्स देते हैं ट्रीटमेंट में, राइट। तो देखो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे पता पड़ गया। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं और ACE इनिबिटर्स देते हैं। लीवर के अंदर भी ब्लड फ्लो 25% जाता है, वो भी कम हो जाता है। और बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। लंग्स के अंदर मैंने बताया आपको, लंग्स का काम क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन को खींचते हैं, ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करते हैं और ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। अब लंग्स के अंदर क्या होगा, जब ब्लड प्रॉपर इतना नहीं पहुंचेगा तो पेशेंट को थकावट होगी, सांस भरेगी। सांस भरना मतलब ब्रीदलेसनेस। डिस्निया ऑन एक्सर्शन जो होता है वो कैटेगरी 1 में होता है, मतलब जब आप मेहनत करें तो डिस्निया हो रहा है। कुछ पेशेंट में डिस्निया ऑन रेस्ट होता है, मतलब वो बेड पे लेटे हुए हैं तब भी उनको डिस्निया मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट को खांसी भी आती है, कुछ पेशेंट को कंटिन्यूसली कफिंग होता है। क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर हाँ ब्लड फ्लो आर्टरी से तो नहीं आ रहा है, बट वेन से ब्लड फ्लो आने की वजह से यहाँ पे हल्का हल्का पानी भी जमा होना चालू हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के अंदर लंग्स के अंदर कफिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। कफिंग, आप उनके चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखेंगे तो आपको रोंकाइज, रेल्स, ये सब जो फॉरेन साउंड होते हैं वो सुनाई पड़ेंगे, राइट। इसी के अलावा मैंने बताया था आपको कि ये जो वेन्स होती है फूल जाती है, तो इस तरह से पेशेंट की जुगुलर वेन जो होती है ना वो डिस्टेंडेड दिखाई पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, आप ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने फोटो लगाया है। जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हो जाता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट साइन है। फिर ये लीवर में बताया था मैंने आपको, लीवर एनालाइज होता है, इसलिए पेशेंट्स का हम लोग लेटा के लीवर भी पाल्पेट करते हैं कि लीवर कितना बड़ा है, स्प्लीन कितना बड़ा है, ये सब चेक करना होता है हम लोगों को। अच्छा, रीज़न क्या है हार्ट फेलियर का, एग्जामिनर पूछता है रीज़न क्या है, तो यार देखो कंट्री वाइज रीज़न अलग अलग होता है। हम लोग USA और वेस्टर्न वर्ल्ड को एक कंट्री मान लेते हैं और इंडिया को एक मान लेते हैं। क्योंकि हम लोग इंडिया में फोकस कर रहे हैं तो हम लोग को आंसर इंडिया वाला ही देना है, लेकिन ये वाला भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। तो अगर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में देखूंगा तो उनके अंदर सबसे कॉमन रीज़न हार्ट फेलियर का होता है आइस्केमिक हार्ट डिजीज़, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है ना, वो 70 to
60-70% रीज़न वही होता है उनके अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर ना वो रीज़न कम होता है कोलेस्ट्रॉल वाला। उनके अंदर ज़्यादा रीज़न क्या होता है, आर एच डी मतलब 50-60% केसेस में आर एच डी मतलब होता है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। ये आप लोगों ने सबने सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में पढ़ लिया होगा कि र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट के जो वॉल्व होते हैं, मिटल वॉल्व, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों चीज़ मैं बताता हूँ, आई क्या होता है और आर क्या होता है। तो अमेरिका में आई या वेस्टर्न वर्ल्ड में आई कॉमन है। आई मतलब कि जो हार्ट को खुद को सप्लाई करती है नलियाँ, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हार्ट भी तो मांसपेशियों से बना हुआ है। अब इन मांसपेशियों में ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो अपने आप उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइस्केमिक हार्ट डिजीज़। और जो दूसरा रीज़न इंडिया में कॉमन होता है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़, उसमें क्या होता है कि जो वॉल्व्स होते हैं हार्ट के चैम्बर्स के बीच में, ये वॉल्व्स, इन वॉल्व्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है, जो ब्लड आगे जाना चाहिए था वो आगे से पीछे चल जाता है, उसको हम लोग रीगर्जिटेशन बोलते हैं। या स्टेनोसिस हो जाता है, मतलब ये वॉल्व्स ही बंद हो जाते हैं, परमानेंटली बंद हो जाते हैं, तो आगे ब्लड जा ही नहीं पाता। तो ये वॉल्वुलर डिजीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। ये इंडिया में हार्ट फेलियर का काफ़ी कॉमन रीज़न होता है और आपको एग्जाम में यही बताना है कि सर इंडिया के अंदर मेनली ये र्यूमेटिक प्रॉब्लम से ज़्यादा हार्ट फेलियर होता है, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में ये आइस्केमिक हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होता है, राइट। ये दो चीज़ पॉइंट समझना अच्छी चीज़ है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं ब्रीफ में। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो आपको एग्जामिनर को ये बोलना है कि सर ट्रीटमेंट में हम लोग 4 स्ट्रेटजीज़ करेंगे। एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब इसमें हम लोग दवाई नहीं देते हैं, पेशेंट को कुछ हैबिट चेंज करने के लिए बोलते हैं। फिर दवाई देते हैं, मतलब फार्माकोलॉजिक। देन डिवाइसेस, मतलब कि जो प्रॉब्लम है उसके लिए उसका वो डिवाइस लगा देते हैं, जैसे कि पेसमेकर वगैरह। और जीन थेरेपी, जो कि एकदम लेटेस्ट थेरेपी है। देखिए नॉन फार्माकोलॉजिक क्या होता है। नॉन फार्माकोलॉजिक में क्या होता है, पेशेंट को बोलते हैं भाई एक्सरसाइज करो। जो ग्रेड 1 के पेशेंट्स हैं ना, जिनको ग्रेड 1 हार्ट फेलियर होता है, उनमें जितना एक्सरसाइज कर सकते हो उतना करो, वरना बाकी टाइम रेस्ट कर लो। नमक कम खाओ, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करो, स्मोकिंग एल्कोहल को अवॉइड करो। और जिस वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है उस चीज़ को अवॉइड करना, जैसे कुछ ऐसी दवाई ऐसा ले रहे हैं जो कि हार्ट को दबा रही है, हार्ट में साइड इफेक्ट कर रही है, मायोकार्डाइटिस कर रही है, कुछ दवाइयाँ करती है, तो उनको बंद करो। ये सब होता है नॉन फार्माकोलॉजिक। फार्माकोलॉजिक में क्या होता है, 2 चीज़ मैंने आपको बताई थी, AC इनहिबिटर्स और डायूरेटिक्स। एक होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, ये हार्ट के ऊपर जाके हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है ना उसको इंप्रूव करते हैं। मतलब हार्ट को ये स्टिमुलेट करते हैं, या स्टिमुलेट को बोलते हैं हम लोग उत्तेजक करते हैं, मतलब स्टिमुलेट करके हार्ट को उसकी पंप करने की कैपेसिटी को इंप्रूव कर देते हैं। जैसे आप डंबल उठाते हो, अब आप स्टेरॉइड्स लेते हो या ऐसे कुछ लेते हो, आपकी डंबल उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, वजन उठाने की। ऐसे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, वो हार्ट की मसल्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि डिगॉक्सिन, डिजिटलिस, वो सब आप पढ़ना है। इसके अलावा भी 2-3 ट्रीटमेंट और देते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट जो बीटा ब्लॉकर्स, AC इनहिबिटर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो आप बुक में से पढ़ लो। बट अब इतना बोलोगे ना, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि सर आई विल गिव पेशेंट AC इनहिबिटर, व्हाई, बिकॉज किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। देन डायूरेटिक, ताकि उसका जो ब्लड फ्लूड इकट्ठा हुआ है वो फ्लूड निकल जाए। एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्यों? क्योंकि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। फिर डिवाइस एंड जीन थेरेपी का होता है। डिवाइस में क्या करते हैं, डिवाइस में हम लोग जैसे हार्ट में जो उसका रिदम जनरेट करने वाला ऐसा नोड होता है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो हम लोग उसमें पेसमेकर वगैरह डाल देंगे, राइट। तो एक वो थेरेपी होती है। और जीन थेरेपी में क्या करते हैं, ये नई थेरेपी है। इसमें क्या होता है, जो मायोकार्डाइटिस के पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि हार्ट मसल्स बहुत वीक हो गई है, इनके अंदर हम लोग जीन थेरेपी करके मॉडिफिकेशन करके हार्ट मसल्स को इम्प्रूव करते हैं। बट ये जीन थेरेपी अभी इतनी वाइडली अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ब्रीफली इसके बारे में पढ़ के जाना। तो ये बेसिक आइडिया था। आप ये रियल में आपको बता रहा हूँ कि आप ये एक बार 2-3 बार देखोगे ना, आपका ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे और आपको डायग्नोज करना बहुत ईजी हो जाएगा। किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे देना है वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। यार कंसेप्ट बेसिक लेवल पे क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर हर चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। आपने देखा है वो द गुड डॉक्टर के अंदर डॉक्टर शॉन मर्फी, वो कैसे एकदम दिमाग के अंदर सब कुछ 3 डायमेंशन में सोचता है, बट आपको वैसे ही सोचना और आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। एनीवेज, ये इंस्टाग्राम के अकाउंट है प्लास्टिक सर्जन ब्लॉग, तो आप लोग यहाँ पे जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं यहाँ पर, बट चाहे तो आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जूम मीटिंग भी हम लोग जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो हम लोग करेंगे डेफिनेटली, राइट। संडे था तो मैंने कहा जी बना लेता हूँ, शायद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जूम मीटिंग में नहीं बना पाऊंगा, ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।